April. चलो, so hello everyone, once again we are here to continue our discussion. कल का लेक्चर में हमने देखा एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट और उसके बाद समझ में आया था जो लोग कल के लेक्चर में थे कि कितना इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो चुका है। मतलब फिजिक्स का जो भूत है, ऐसे लगता है कि फिजिक्स एकदम डिफिकल्ट होने वाला है, वैसे प्रैक्टिकल केस यहाँ पे नहीं रहेगी। बस कंडीशन है आपको रेगुलर लेक्चर जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, फिर हम जादू जैसे सारे डिफिकल्ट लेंदी जो क्वेश्चंस है उनको एकदम शॉर्टकट में, मतलब विदाउट टेकिंग पेन इन योर हैंड, पेन हाथ में लिए बिना ओरली उस क्वेश्चन के आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ट्रिक की अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग कल के लेक्चर में नहीं थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूले, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिस कर दिए है। तो उनको अगर प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अगर चाहिए, जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, तो यू शुड कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको प्रीवियस लेक्चर भी मिलेगा एंड आगे के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उससे रिलेटेड भी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। कुछ लोग बचे हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके लिए था ये। तो बेसिकली देखो, आज हमारा ये आई थिंक 5th लेक्चर है जिसमें हमने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अब ग्रेविटेशन मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल, जिस अर्थ के ऊपर अपन है वो अर्थ बाकी सारे टेरेस्ट्रियल, सेलेस्ट्रियल जो भी बॉडीज है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। उसके साथ में हमारी अर्थ है, हमारी अपनी अर्थ है, तो हमारे साथ यानी अर्थ के ऊपर जितनी बॉडीज है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, ये इंटरेक्शन अपन स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इंटरेक्शन स्टडी करने के लिए हमारे पास एक बेसिक रूल होता है, हम बुकिश लैंग्वेज और बुकिश जो कंसेप्ट है उससे थोड़ा बाहर आके रियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं। एंड ये जो फिजिक्स है इसको अपन मतलब एज ए क्या बोलते हैं, हम उसको फील करते हैं, सराउंडिंग के साथ होने वाला जो इंटरेक्शन है उसको अपन समझते हैं। एंड ये जब आपको समझने लगता है तो क्या होता है कि जो ब्रेन, जो माइंड हमारा जब हम बच्चे थे तब था उस तरह से एक्ट होता है। जैसे कि 2-3 दिन से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बातें डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे क्लास का एक स्टूडेंट है, एकदम होनहार स्टूडेंट है, उसने कल मुझे एक डाउट पूछ लिया और उसका बोलना यह था कि सर आप क्या कर रहे हो, हर बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते टाइम gm/r² यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो और यहां पे आप बोलते हो कि ये मास ऑफ द अर्थ है, ये कितनी है 6 × 10⁻24 kg। और ये बातें सारी चल रही है न्यूटन के जमाने से। न्यूटन का जमाना मतलब 17th सेंचुरी, जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 30 to 40 करोड़ के आसपास थी। अब हम 700 करोड़ को क्रॉस करने जा रहे हैं, इतना भयानक, मतलब पेट लो अपन एकदम है ना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो फिर ये सारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी सारी जो बिल्डिंग जो पहले कहीं पे भी नहीं थी वो सारी बन रही है, तो आप उसका मास इसमें क्यों नहीं ऐड कर रहे हो। और वो क्वेश्चन मतलब सुन के आई एम फीलिंग, मतलब इतना भारी फील हुआ मुझे कि ये सोच आपकी चाहिए बेटा। जिस दिन ये सोच आने लगेगी उस दिन आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है, ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। म्हणजे प्रश्न पडले पाहिजे एंड उस क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने के लिए हमने अगर ब्रेन को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया तो हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर ये नीट जेई जो है वो हमारे लिए एकदम मतलब सिंपल टास्क बन जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मैं आपको ट्रांसफर करता हूं। मैंने जिसका क्वेश्चन था उसको आंसर दे दिया था, लेकिन आप सब लोग सेम क्वेश्चन के ऊपर थिंक करो और जो ड्रिल वाला क्वेश्चन था उसके जैसे आंसर मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर बोल रहे थे, उस तरह से ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी आप मुझे बोलेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करो। क्वेश्चन क्या है, आई विल रिपीट वंस अगेन, कि अर्थ का मास हम ले रहे हैं 6 × 10⁻24 kg, लेकिन फैक्ट ये है कि अर्थ के ऊपर हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है ना। इंडिया तो 2 नंबर पे है, 700 करोड़ को अपन क्रॉस करने जा रहे हैं। उसके साथ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपन बना रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं, इतनी हेवी मशीनरीज बना रहे हैं, तो इन सब का मास क्यों नहीं हम इसमें ऐड करते। समझ में आ रहा है ना, ये उसका क्वेश्चन था। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे चाहिए, अभी नहीं बेटा, चैट सेक्शन में नहीं चाहिए, ये व्हाट्सएप पे सब लोग पर्सनली मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए, मतलब आपको फिजिक्स समझ में आने लगा एंड वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कल जो है हम कंसेप्ट स्टार्ट कर चुके थे, दैट वाज रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन अपन स्टडी कर रहे थे और उस वेरिएशन में कल की हमारी कंसेप्ट थी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ
हाइट या फिर इसी हाइट को अपन अल्टिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइट अल्टिट्यूड बोथ आर सेम। टेकडी उंच जागेवर गेल्यानंतर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे बदलता है, लेकिन ये उंच जागा मतलब ऐसे नहीं कि टेरेस के ऊपर गए, 6 माले की बिल्डिंग है, 5th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे, 50th फ्लोर पे गए, वहां पे चेंज नहीं होगा। ये चेंज होने के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है, कल हमने देखा था कि ये जो हाइट है ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन वाली होनी चाहिए। मतलब ये 1000 किलोमीटर में होनी चाहिए, 2000 किलोमीटर चाहिए, 4000 किलोमीटर चाहिए, तभी ये चेंज ऑकर होता है। एंड उससे रिलेटेड कल हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया था, तो वो फॉर्मूला यहां पे हमें मिला था, दैट वाज GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। यानी कि कभी भी अब कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको डायरेक्ट इलॉन मस्क ने हायर कर दिया कि चलो बेटा हम क्या करेंगे, ISS पे जाएंगे, वहां पे कुछ मिशन है और उसके लिए मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूं, आप क्या करो, अगर ISS की हाइट में अगर चेंज कर दूंगा तो चेंज करने के बाद वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा ये कैलकुलेट करो। तो आपको अभी से उसके लिए ट्रेन किया है, एक ही फॉर्मूला है, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं करना है। सिंपली क्या है, GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। ये G मतलब अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट है 9.8, हम कैलकुलेशन में उसको 10 ले लेंगे, 1 नंबर है। H मतलब हाइट, ये चेंज होगी, वेरी होगी। R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ये चेंज नहीं होगी, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये कांस्टेंट रहेगी। H की वैल्यू पुट कर दी, फिर GH के आंसर्स मिलते हैं। उससे रिलेटेड कल हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की लेंदी प्रोसेस भी हमने देखी थी, एंड उसको सॉल्व करने के लिए ओरली कैसे सॉल्व होता है उसका शॉर्टकट भी हमने देखा था। आज हम इसी टाइप के लेकिन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देखेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट क्या है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद अल्टीट्यूड, फॉर्मूला भी वही रहेगा। लेकिन आज जो बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें कंसेप्ट क्या रहेगी, देखो इसमें कंसेप्ट दी जाएगी कि आपको कल का जो डेटा था इन टर्म्स ऑफ हाइट वो नहीं देंगे। अब ध्यान से देखो, एकदम इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि यहां पे ये GH इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। और हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि एट व्हाट हाइट, कितने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 25% एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम नेसेसरी कंसेप्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया, उसको सॉल्व करना एकदम बच्चों का खेल है, दाएं हाथ का काम है हमारे, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। वो क्वेश्चन समझने के लिए कंसेप्ट पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो हमें इतना तो मालूम है कि हम जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के ऊपर 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 जाएंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कम होता जाएगा। तो 25% मतलब कम होता है। अब परसेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से परेशान करते हैं, सबको करते हैं, तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ G है। इसका मतलब क्या होता है, ये 100% है। अब जब भी कोई नंबर परसेंट में दिया जाता है, इसका मतलब होता है उस नंबर को 100 से डिवाइड करो, मतलब ये 1 टाइम्स ऑफ G है अर्थ के ऊपर जाके अगर वो 25% हो रहा है, यानी कि 25 अपॉन 100 हो रहा है टाइम्स ऑफ G, तो 25 अपॉन 100 मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि जैसे ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रहा है। ठीक है, अब ये परसेंट में यही करना है लाइफ टाइम, फिजिक्स के लिए नहीं, इस टॉपिक के लिए नहीं, पूरे जीवन में जीते टाइम कहीं पे भी आपको अगर परसेंटेज दिख गए, हमें क्या करना है, उस परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करना है, काम हो गया। अब देखो, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की मेथड आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। एकदम सिंपल, जो स्टेप्स में बोल रहा हूं वही स्टेप फॉलो करेंगे तभी आंसर आएगा, नो डाउट इन दैट। स्टेप बाय स्टेप सब लोग जो है अब एकदम 100% फोकस करेंगे। एकदम सिंपल, एकदम इंपॉर्टेंट मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर यहां पे आपको दिया है GH इक्वल्स टू 25%, यानी 25 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ G, ऐसे परसेंटेज दिए जाएंगे। हमें क्या करना है, इस G को जो मल्टीप्लीकेशन में था उठा के यहां पे लेके आना है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये बनेगा GH अपॉन G इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू हो गया 25 अपॉन 100। अब ये 25 अपॉन 100 मुझे GH/G मिला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो जो मेरा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, एक ही फॉर्मूला है ये वेरिएशन के लिए,
जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर वाला। अब अगर मैं इस g को इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा जी एच अपॉन जी इक्वल्स टू 1 अपॉन एच प्लस 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। मतलब कि अब देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने ये परसेंटेज लिखे, सेकंड स्टेप में मैं ये जी एच बाई जी की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, ये बनेगा 25/100 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सेकंड स्टेप। अब यहाँ पे इनको कैंसल करना पड़ेगा। कैंसल करने के लिए एक ये 4, तो ये बना 1/4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ये हो गई थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेके क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2। यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस एच बाय आर। अब जो लास्ट स्टेप आएगी उसमें हमें क्या करना है, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेना है। ये फिफ्थ स्टेप है। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये 2 इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस एच बाय आर। 2 इज इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस एच बाय आर। अब यहां पे ये +1 इधर आके -1 होगा, तो ये आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर। यानी h इक्वल्स टू बनेगा 2 - 1 इज 1 टाइम्स ऑफ r। मतलब जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर r इतनी हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होने वाला है, अभी जो लिखा था 25% होने वाला है। ठीक है, बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो एकदम इसेंशियल टाइप है, इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है देख लो, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको देने वाला हूं एंड आई विल चेक योर आंसर्स। कम ऑन फास्ट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको जब भी परसेंटेज दिए जाएंगे, हम क्या करेंगे, उस परसेंटेज वाले नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे और फर्स्ट स्टेप बनेगी, मतलब फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनेगा GH इक्वल्स टू 25/100 टाइम्स ऑफ G। फिर हम क्या करेंगे, ये G को इधर लेके आएंगे, ये 25/100 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक बार पुट कर दिया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बाद में रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के बाद में एडजस्टमेंट कर ली, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप इस सब को देख लो। अभी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो कमन फास्ट, कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं देखते हैं हम। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते कितने चैंपियंस आंसर दे पाते हैं। आपको बोला है कि GH जो है वो 64% टाइम्स ऑफ G है। चलो लग जाओ काम पे, कुछ ना कुछ आंसर दो बेटा, गलत हुआ नो इश्यू इन दैट, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, आपको करने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो कमन पास, सारी स्टेप आपको मैंने अभी बोली थी, सब स्टेप फॉलो करो एंड नाउ टेल मी द आंसर क्या आता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 64% है, उसको 64/100 लिख देंगे, वो बना GH अपॉन जी इक्वल्स टू 64/100। फिर GH इक्वल्स टू क्या था, GH इक्वल टू था G अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, वहां पे रिप्लेसमेंट करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। चलो देखते हैं कितने लोगों के आंसर करेक्ट आते। कम ऑन फास्ट, सब लोग करो पहले, मैं फिर आपको बोर्ड पे सॉल्व करके देने वाला हूं सेम क्वेश्चन का आंसर। चलो चलो कम ऑन फास्ट, ट्राई तो करो बेटा, एटलीस्ट गलत हुआ कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको करेक्ट करके देने वाला हूं। जो लोग चैंपियंस हैं वो आंसर बोल रहे हैं, अभी उनका काम शुरू हो गया है, मैं देख सकता हूं यहाँ पे। लेकिन जिनको थोड़ा सा मतलब नया है, कल का लेक्चर नहीं किया था और आज पहला लेक्चर है, थोड़ा सा ऐसे लग सकता है, लेकिन आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक भेजूंगा, तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी मिस करेंगे, अभी भी शुरू करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका सॉल्व होना चाहिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो जेईई एंड नीट में बहुत बार आके गया है फ्रॉम डे वन। देखो लेक्चर में जो है, मतलब ये स्टार्ट में ऐसे नहीं कि आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए, इसलिए थ्योरी की भारी भारी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो नहीं चलेगा। फ्रॉम डे वन भारी बातें तो होनी वाली, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो डे वन से आपको करनी है। इसलिए हम एसबीटी सेशन शुरू करते हैं। आपका लेक्चर होने के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऐप के ऊपर, वो एसबीटी देते हैं। फिर इवनिंग को 8 to 9 सारे बेसिक कैलकुलेशन, एसबीटी के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में
एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके देता हूं इवनिंग 8 से 9 बजे में, क्योंकि ये लेक्चर में 1 घंटे में सारा पार्ट हो नहीं सकता, टाइम लिमिटेड है। समझ में आ रहा है ना? मुझे आपको 8, 9, 10 का पूरा मैथ्स भी पढ़ाना है, 8, 9, 10 का फिजिक्स भी पढ़ाना है, एंड उसके साथ 11, 12 का फिजिक्स भी अपन जर्नी स्टार्ट रख रहे हैं। इसलिए जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके डेसिमल शिफ्टिंग, 10 पावर, स्क्वायर रूट वगैरह जितने कैलकुलेशन लगते हैं उनके सारे लेक्चर अलग से होते हैं। बाकी लोगों को उस लेक्चर में एनरोल होने के लिए यू शुड डू द रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। आई एम गेटिंग सर सम आंसर्स हियर। यस, r/4, ओके 2.4। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि पहली स्टेप में हमें क्या करना था कि GH इक्वल टू 64% था, तो मैं GH बाई G को लिखूंगा 64/100। अब जो फॉर्मूला था हमारा GH इक्वल्स टू G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर, ये G को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा GH बाई G इक्वल्स टू 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। उसके बाद में ये GH बाई G की ये वैल्यू मैं अगर पुट कर दूंगा, ये बनेगा 64/100 इक्वल्स टू 1/H/R का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट अगर लूंगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 है, 100 का 10 है, तो ये बना 8/10 इक्वल्स टू 1/1 प्लस H/R स्क्वायर, तो चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद ये क्या होगा, 10/8 इक्वल्स टू 1 प्लस H/R होगा, +1 इधर भेजेंगे तो H/R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10/8 माइनस 1। अब 10/8 माइनस 1, इसमें भी बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको भी 8 to 9 या फिर दोपहर में भी कभी कभी लेते हैं हम, जैसे आपका टाइम एडजस्ट होता है उस तरह से। यस तेजस, करेक्ट आंसर, बट 1 मिनट दो मैं चेक कर लेता हूं। तो वो सारे कैलकुलेशन का पार्ट हम उस लेक्चर में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 10/8 माइनस 1 है, मतलब ये आएगा 2/8 मतलब 1/4, तो आपका आंसर आ गया H इक्वल्स टू R/4। फिनिश्ड, R/4। देवेश 2/8 मतलब R/4 करेक्ट है। तेजस थोड़ी मिस्टेक कर दी बेटा, ये करेक्ट है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। यस एक्सलेंट, वेरी गुड, आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट, नाइस, वेरी गुड। जिनके इश्यू आ रहे हैं बेटा ट्राई करो, ट्राई करो, आना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली। यस राहुल, वेरी गुड, बहुत दिनों के बाद आंसर दिखा आपका, R/4 करेक्ट है। अब आएगा मजा, क्योंकि फिर से वही बात है। तन्विशा 4/5, ओके। अश्विनी रिपीट करूं, देखो बेटा एकदम मैंने सिंपल स्टेप बोली कि आपका क्वेश्चन ये है कि कितने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 64% होगा। तो ये सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला था और उसमें यही स्टेप फॉलो करके हमें आंसर मिलने वाला था। क्या क्या करना है, पहले जो परसेंटेज दिए उसको 100 से डिवाइड करना था, कर दिया। बाद में GH बाई G को इस नंबर से रिप्लेस करना था, कर दिया। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, फिर रेसिप्रोकल लिया, फिर ये +1 इधर आ गया, -1, ये डिनोमिनेटर का R था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड, एक दो आंसर छोड़ेंगे तो मुझे सारे आंसर जो है वो एक्सलेंट करेक्ट मिल रहा है। लेकिन कल मैंने आपको बोला था इतना सब कुछ करना ही नहीं है, ये दुनिया के लिए स्टेप है, हम ये सब फॉलो ही नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? बस कोई भी मेथड पढ़ते टाइम उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है ये हम स्किप नहीं करेंगे। मैकेनिज्म अगर समझेंगे तभी हमें शॉर्टकट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। मैं अगर डायरेक्ट शॉर्टकट बोल देता तो आप इजी ले लेते, हाँ क्या ठीक है हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी मेथड है, इतने सारी स्टेप्स है, हमें इसको फॉलो ही नहीं करने हैं। हमारे पास क्या है, फिर से शॉर्टकट है जिसमें विदाउट टेकिंग पेन इन योर हैंड आप सेम आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है, ये सारी बातें समझ में आ गई, ये याद रखनी है, नो डाउट इन दैट, लेकिन ये फॉलो नहीं करनी है। फॉलो करने के लिए हमारे पास अलग से वे है, अलग से मेथड है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टार मार्क करके लिख के देता हूं कि व्हेनेवर डेटा इज गिवन in terms of percentage, that is GH equals to X% of G,
अगर इस फॉर्म में डेटा दिया है तभी अभी का शॉर्टकट एप्लीकेबल है। देन h is given by जो कल में थे, कल पे देखा वो भी ऐसा ही शॉर्टकट था। एक बार पहले सॉल्व करते टाइम कमेंट्स देख रहा था मैं, सर टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग को टेंशन ला रहा है। जैसे शॉर्टकट आ गया सब लोग समझ के उड़ा मार मार के आंसर दे रहे थे। अभी भी वैसे ही होने वाला है ना। अश्विनी को डाउट आ गया, सर क्या किया था, रिपीट करो, ये स्टेप समझ में नहीं आई थी। नहीं समझी तो और अच्छी बात है बेटा, बिकॉज जो लेजिएस्ट पर्सन होते हैं वही बिगेस्ट इन्वेंशन करते हैं वर्ल्ड में। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन हमारा अप्रोच हर बार होगा कि नहीं ये पेन एंड नोटबुक लेके नहीं करना है, ऐसे ओरली आ सकता है क्या, ये सोच दिमाग में रख के हमारे आंसर आने चाहिए। इस हिसाब से मैं फॉर्मूले जो है उसको शॉर्टकट फॉर्म में डिराइव करता हूं और आपके सामने रेडीमेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। बस आपको इस फॉर्मूले को पुट करते, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो आप डायरेक्ट एच कैलकुलेट करेंगे बाय 10/√x - 1 इंटू आर, हो गया आंसर, खत्म। अब आएगा मजा, देख लो एक बार, शॉकिंग है ना। इतनी बड़ी स्टेप फॉलो ही नहीं करनी है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। और मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि जितने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने लेंदी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, जो सिंपल है उसको अपन सॉल्व करेंगे एज पर प्रोसीजर, क्योंकि वो पहले से ही सिंपल है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, जो हमारा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, उनको अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, उनको अपन ऐसे शॉर्टकट है हमारे पास, उनको अप्लाई करेंगे। चलो, गिवन फॉर्मूला समझ में आ गया। कल का फॉर्मूला क्या था, x - 1 था सिंपली। आज एक स्टेप एक्स्ट्रा है, 10/√x - 1 इंटू आर। फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो, फिर मैं बोर्ड के सामने खड़ा हो जाऊंगा, आपको दिखेगा नहीं। ये एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, जब आपको डेटा दिया जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज x% ऑफ जी मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमें x% के फॉर्म में दिया है। और हमें अगर h कैलकुलेट करना है तो h कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 10/√x - 1 इंटू आर। 10/√x - 1 इंटू आर, 10/√x - 1 इंटू आर। बोलो मेरे साथ में, चलो दिमाग में आना चाहिए, 10/√x - 1 इंटू आर। आर ऑलवेज रेडियस ऑफ अर्थ है तेजस इस टॉपिक में, ठीक है। 1 बाय 1 टर्म्स की मीनिंग बोल देता हूं। आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ही चाहिए। कल जैसे इन टर्म्स ऑफ रेडियस आंसर आता था, उसी फॉर्मेट में आज भी आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ओनली। पहले फॉर्मूला क्या है, आज क्या, जिसको खत्म करो, पूरे लाइफ में अभी ये फॉर्मूला हम देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दी है, तो मैं हाइट कैसे निकालूंगा, 10/√x - 1 इंटू आर करूंगा, 10/√x - 1 इंटू आर करूंगा, 10/√x इंटू, सॉरी 10/√x - 1 इंटू आर करूंगा, खत्म बात। अभी ये क्लियर हो गया। अब आएगा मजा, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी पेन हाथ में नहीं लेगा, ओरली क्वेश्चन के आंसर्स बोलेंगे। ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, इनको छोड़ दो। आपको बोला गया है पहला क्वेश्चन कि कितने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4% होगा सरफेस ऑफ अर्थ के। अरे इतनी जल्दी बोलने तो दो मुझे, आगे आंसर्स, इतनी स्पीड, वेरी गुड। पेन हाथ में नहीं लेंगे, ठीक है ना, उसको सॉल्व करेंगे कैसे। 4% डी है, अब √x में कौन है, √4 है, √4 मतलब 2 है, 10/2 मतलब 5 है, 5 - 1 मतलब 4 है, 4r हो गया आंसर। यस, वेरी गुड। चलो सब लोग एक बार क्रॉस चेक करो, एक्सलेंट, वेरी गुड। पेन हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं है, ओरली कर रहे, एक डिवीजन एक सब्सट्रैक्शन है, खत्म। कैसे, जिनको और अभी भी थोड़ा सा लिंकअप नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं विश्वास बस अपनी, ऐसे कैसे होगा, इतना बड़ा स्टेप था और ये ओरली कैसे सॉल्व होगा, एकदम क्या करना है, सिंपली बस ये x जो दिख रहा है ये परसेंट वाला है, ये रूट में लिख दो, √4 2 है। अब ये नॉर्मल चीज है बेटा, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, देन स्क्वायर एंड क्यूब, ये मालूम होने चाहिए। नहीं भी मालूम है तो मैं ये सारे पढ़ाता हूं कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए अलग से बैच है। उस बैच में आने के लिए आपको एडमिशन कंफर्म करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो करने के बाद आप उस बैच में आएंगे। जो लोग उस बैच में ऑलरेडी है, वो सारे कैलकुलेशन के बहुत सारे पार्ट के ऊपर ओवरकम कर चुके हैं। जिनको अभी कुछ इश्यू है, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, सो दैट आई कैन ऐड यू फॉर दैट बैच। कल्याणी, वेरी गुड, एक्सलेंट। बाकी लोग कहां पे अटक गए, चलो सब लोग आंसर देंगे बेटा, चलो चलो चलो, कमन फास्ट, कोई भी नहीं रुकेगा। अश्विनी समझा होगा तो आंसर दो बेटा, चलो 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 चलो, जिनके बाकी है अभी और आने वाले हैं।
4R ओके एक्सेलेंट। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अब इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूला भी लर्न हो गया। चलो आपको दिया है कि कितने हाइट पे ये GH जो है वो 16% हो जाएगा 16%। कमन फास्ट ओरली मेरे से पहले आंसर। तन्विशा एक्सेलेंट 16% है, क्या होगा 10/√x, रूट ऑफ 416 इज 4। वेरी गुड वेरी गुड समृद्धि, आज आंसर आ रहे हैं। देवेश वेरी गुड, वैष्णवी एक्सेलेंट। चलो क्या होगा कि 10/√x -1 इंटू आर था, रूट में कौन है 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 10/4 मतलब 5/2, 5/2 -1 मतलब 5/2 -1 मतलब 3/2, तो आंसर विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ आर। तो 10/4 आर वो भी करेक्ट है, सॉरी 10/4 -1 चाहिए मतलब वो 6/4 चाहिए, नहीं तो 3/2 चाहिए। एक स्टेप बची थी कुछ लोगों की, एंड 3/2 मतलब 1.5 आर, यानी कि आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर हियर। वेरी गुड तन्विशा करेक्ट है। वैष्णवी एक बार क्रॉस चेक करो बेटा। Ganesh, you should contact me on the given mobile number so that I can suggest you. चलो कमन फास्ट, ये GH मिल गया 16% ऑफ G। देन हम यहाँ पे और अगर लेंगे, कितना भी डिफिकल्ट आने दो, GH दिया 49% ऑफ G। चलो ओरली पेन हाथ में लिए बिना आंसर चाहिए कल की तरह, चलो पट 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 पट। देवेश ऐसे नहीं होगा, जब भी आपको MCQ दिया जाएगा तो उसमें परफेक्ट स्क्वेयर ही होगा, ये कंफर्म है, परफेक्ट स्क्वेयर ही आएगा 101%। नहीं भी आए तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं देवेश। समृद्धि 3/7 टाइम्स ऑफ आर, वेरी गुड। चलो बाकी लोग कहां पे रुक गए, क्या करना है 49 रूट ऑफ 49 7, 10/7 -1 ऐसे आएगा, 10/7 -1 इंटू आर, मतलब ये आ गया 3/7 इंटू आर हो गया। मैं भी इसको ओरली कैलकुलेट कर सकता था लेकिन कुछ लोगों को इशू थे इसलिए मैंने लिख के दिया, लेकिन सारे लोगों के आंसर तो मेरे से पहले आ गए। मोहित वेरी गुड, तेजस कल्याणी एक्सेलेंट, कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर है। समृद्धि गुड, गणेश एक्सेलेंट वेरी गुड। बाकी लोग बेटा इन्वॉल्व हो जाओ, आंसर दे दो। प्रथम क्या हुआ आज, उज्ज्वला 9/3 नहीं ना बेटा, एक बार देख लो बोर्ड पे किया है मैंने। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, देखो फिजिक्स में इशू नहीं होता है किसी को, बट ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है ना, वो इतने डिफिकल्ट लेवल के 10 तक किए नहीं होते, इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। ठीक है चलो और कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट। GH दिया आपको 81% टाइम्स ऑफ G। चलो चलो कमन फास्ट, क्या करेंगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड वैष्णवी 1R 1/9 ये करेक्ट आंसर है। देवेश वेरी गुड, गणेश वेरी गुड, वैष्णवी एक बार चेक करो बेटा। कल्याणी एक्सेलेंट वेरी गुड, तेजस वेरी गुड, अश्विनी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यस यस समृद्धि वेरी गुड। कैसे, फॉर्मूला वही है 10 ऑफ रूट ऑफ एक्स, एक्स कितना है 81, 81 का रूट मतलब 9, तो 10/9 -1 इंटू आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 इंटू 1 मतलब 10 माइनस, सो ये बनेगा 1/9 टाइम्स ऑफ आर। इतने हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 81% बनेगा, हो गया। ठीक है ना, और मैंने आपको बोला था कि ये गारंटी है हमारी, तन्वी थोड़ा सा 10/9 कर दिया आपने, 1/9 है। ये गारंटी है हमारी कि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको परफेक्ट स्क्वायर ही दिए जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिए जाते हैं तो हम उसको इससे भी कम टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो समझने के लिए आपको 8 to 9 की बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होने वाला जो वेरिएशन है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। कल के एंड आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं इनको छोड़ के और किसी टाइप का क्वेश्चन कभी बना नहीं है, बनेगा भी नहीं। मतलब आप ये वेरिएशन विथ आल्टीट्यूड का जो भी क्वेश्चन का पार्ट है SB2 तो सॉल्व कर ही रहे हैं, इसको छोड़ के अभी से कोई अगर है घर में जिनके पास रेफरेंस बुक्स है तो आप इस पॉइंट के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबल है, आंखें बंद करके सॉल्व करने के लिए चले जाओ, रेडी हो जाओ, यू कैन सॉल्व दैट। एंड अगर नहीं है तो स्टडी मटेरियल मैं दूंगा, उसके लिए मतलब थोड़ा सा टाइम है, लॉकडाउन की वजह से मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, तब तक बस SBT जो आ रही है उसके ऊपर फोकस करो। तो आज हम और थोड़ा सा वेरिएशन का पार्ट देखने वाले हैं। ऊपर जाएंगे तो समझ में आ गया कि ये वैरी होगा, ऊपर जाएंगे तो ये वैरी होगा, ये समझ में आ रहा है। अब हम नीचे जाएंगे, उसको बोला जाएगा वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डेप्थ।
डेप्थ पे जाना है, मतलब क्या करना है, अर्थ के सरफेस के अंदर घुसना है। लेकिन घुसेंगे कैसे? घुस सकते हैं हम, अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब कितना भारी कार्यक्रम है देखो, कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमें अर्थ के कोर में क्या है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अर्थ के सराउंडिंग में जो दूसरा प्लेनेट है, मार्स है या फिर जो मून है, उनके सरफेस पे क्या है, उनके अंदर क्या है, उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। से होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी, आपलं नाही शेजारच्याच, ठीक है ना, वही कंडीशन ह्यूमन बीइंग की है। हमारे खुद के अर्थ के अंदर नहीं जा पा रहे, और हम स्पेस में जो मार्स है उसके सरफेस के ऊपर क्या क्या है, सरफेस के अंदर क्या है, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, छोड़ दो। मतलब यहाँ पे ये तो प्रेडिक्ट होता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाना बहुत इजी है एज कंपेयर टू नीचे जाना, इसलिए हम नीचे जाने का ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको नहीं करते हैं। कुछ लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, उज्ज्वला बेटा बोर्ड पे नंबर दिख रहा है ना आपको, मुझे उस नंबर पे आप अपना नाम एंड स्कूल नेम सेंड करो सो दैट आई कैन ऐड यू इन द बैच। उज्ज्वला, चलो। तो होता क्या है देखो, हम अंदर नहीं जा पाते, क्यों नहीं जा पाते आप सबको मालूम है ना। अंदर क्या है अर्थ के मालूम नहीं है, बस हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड देखो, हॉलीवुड की एक एक्सलेंट मूवी है, ऐसे लेक्चर में मैं मूवी के नाम लेता हूं, इसका मतलब मैं मतलब बहुत मूवी देखता हूं, मुझे पसंद है, ये चीजें नहीं है। बस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें काम का है, जो हमें विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करेगा, वो सारी बातें उसके ऊपर मैं फोकस करता हूं। एंड मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा आपको भी हेल्पफुल हो सकती है। तो जब भी टाइम मिलता है, हम सबको मालूम है कि टाइम पास तो होता ही, ऐसे नहीं कि कुछ मतलब सारे एकदम क्या बोलते हैं अपन देवाच्या मूर्त्या आहेत, कुछ इधर उधर का देखते नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन जब कभी भी टाइम पास करने का मूड किया, तो जो मैं बातें बोल रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये हमें स्टडी में हेल्प करेंगे कि अर्थ के कोर में क्या क्या है, कैसे कैसे चेंज होता है। ये प्रेडिक्ट करने वाली हॉलीवुड की एक मूवी है द कोर नाम की, द कोर, CORE, द कोर, कोर अर्थ की कोर। और उस मूवी में एक कंसेप्ट है, मुझे पॉइंट पे आना है, बस वहां पे अंदर कैसे शो किया है उन्होंने वो एक्सप्लेन कर देता हूं, कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चौक छोड़ दिया, नीचे गिरता है, गिर गया, तो ये प्रूव करता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड है। वैसे ही कंपास नीडल होती है, कंपास नीडल, उसको अगर हम हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी सस्पेंड कर देंगे, तो वो ऐसे क्या करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट होती है। एंड ये कंपास नीडल की डायरेक्शन शो कर रही है कि हमारे अर्थ के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब वही मैग्नेट वाली, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है। हमें पहले दिन से मालूम है कि अर्थ के पास मास है, क्या है, मास है, कितना मास है, ह्यूज मास है, इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या गोल है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई। अब ये अर्थ के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गई, इससे रिलेटेड 3 फेमस थ्योरीज है, जिनको अपन एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर चुके हैं। सबसे पहले थ्योरी थी जिसने बोला था कि अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं, वो क्या करते हैं, मोशन में होते हैं। एंड ये एटमॉस्फेरिक गैसेस की मोशन जो है, एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो मोशन है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद में मालूम हुआ कि ऐसे कुछ नहीं है ना, उनकी मोशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एबल ही नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या बोला, अ ह्यूज लार्ज बार मैग्नेट बुरीड अंडर द अर्थ, मतलब किसी ने क्या किया है, अर्थ के सेंटर में से ऐसे एक पोल से दूसरे पोल तक, मतलब ऐसी अर्थ होती ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां से यहां तक कल जैसे मैंने ड्रिल बनाया था, ऐसे कोई तो आ गया रजनीकांत जैसा, और उसने क्या किया, यहां पे ऐसे बार मैग्नेट रख दिया, और वो बार मैग्नेट क्या करता है, फिर अर्थ के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए, पोल के ऊपर थोड़ी ड्रिलिंग की, देखा नीचे कुछ मैग्नेट का, मैग्नेटाइट का Fe3O4 का मटेरियल मिलता है क्या, फिर मालूम हुआ ऐसा तो कुछ मिलता ही नहीं है। फिर मतलब ये थ्योरी भी फेक हो गई। फिर अर्थ के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, उससे रिलेटेड आज अत्ता ताबड़तोब अभी की कंडीशन में जो एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो बोलती है कि अर्थ के सेंटर में, सेंटर समझ रहे हैं ना आप, ये सरफेस है जहां पे हम रहते हैं, हम घूमते हैं, ये सरफेस है ना, और ये सरफेस से अगर यहां पे जाएंगे तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है। तो इस सेंटर ऑफ अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई है ना, जैसे अर्थक्वेक आता है, लावा निकलता है, वोल्केनो आता है, वो सारा रीजन उसी की वजह से है
कि अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर इतना है, मतलब इन द रेंज ऑफ 6000 केल्विन, इतना भयानक टेम्परेचर है अर्थ पे, अर्थ के सेंटर पे। और इस सेंटर के सराउंडिंग में ये सारी जो है कोर में यहाँ पे सारे मेटल्स की लेयर है, मेटल्स की लेयर है। ये सारी बातें आपको ज्योग्राफी में थी, भूगोल 9th ज्योग्राफी, डिफरेंट लेयर्स कौन सी होती है। तो ये सारी जो है लेयर मेटल्स की है, एंड इतने हाई टेम्परेचर पे ये सारे मेटल्स जो है वो मेल्ट हो चुकी है, मेल्ट हो चुके हैं मतलब लिक्विड स्टेट में है। एंड हमारी अर्थ क्या करती है, इस तरह से रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। अर्थ के रोटेशन के साथ ये सारे मोल्टन मेटल्स जो है वो भी रोटेट होते हैं, एंड उनके रोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अर्थ के सराउंडिंग में। ये एक्सेप्टेड थ्योरी है आज की डेट में। तो जिस मूवी के बारे में मैं आपको बोल रहा था, उस मूवी में ऐसे कंसेप्ट दिखाई कि जो हीरो होता है वो एक दिन उठता है और बाहर निकल के देखता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ ही नहीं पाते, वो जाते हैं बिल्डिंग के साथ टक्कर खाते हैं और सारे बर्ड्स मर जाते हैं। तो ऐसे क्यों हो गया? फिर उसके दिमाग में आता है कि बर्ड्स जब भी फ्लाई करते हैं तो उनको फ्लाई करते टाइम गाइड करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हेल्प करती है। जैसे वो कौन से बर्ड्स होते हैं ना, यूरोपियन क्रेन वगैरह कुछ तो होते हैं, यूरोप से निकलते हैं और हमारे पैटर्न जायकवाड़ी तक आते हैं, ट्रैवल करते करते उड़ते उड़ते, तो उनको गाइड करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। फिर उसके दिमाग में आता है कि बर्ड का ऐसे हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, मतलब अर्थ का रोटेशन ही स्टॉप हो गया। अर्थ रोटेट होने स्टॉप हो गई मतलब क्या होगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो एक मिशन बनाते हैं अर्थ के सेंटर पे जाने का, और वो इस तरह से उनका क्राफ्ट डिजाइन करते हैं, व्हीकल डिजाइन करते हैं कि जो कट करके अंदर घुस सकती है, एंड अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनके जो व्हीकल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और वो सेंटर के 3 पार्ट पे 120 120 120 डिग्री पे 3 एटम बॉम्ब डाल रख देते हैं, उनको इग्नाइट कर देते हैं, एटम बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, अर्थ की कोर रोटेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसे कुछ हो सकता है फ्यूचर में, अभी से आप सोच लो, ठीक है ना। और ये सारी बातों को उनको हेल्प कौन करेगा? ऑब्वियसली हमारा फिजिक्स। फिजिक्स छोड़ के ये सारी बातें दिमाग में किसी के आ ही नहीं सकती। तो कम टू द पॉइंट, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी अर्थ इस तरह से हमने एज्यूम की है, ये अर्थ का सेंटर हो गया O, अर्थ की रेडियस हो गई R। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू होता है gm/r²। ये हम पढ़ चुके हैं 27 अप्रैल के लेक्चर में। अब आपको यहाँ पे एक चीज जो आपको 9th स्टैंडर्ड से मालूम है इंट्रोड्यूस करनी है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। मैं अगर इसको रीअरेंज करूंगा तो मुझे मास मिलेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर अर्थ स्फेरिकल है तो अर्थ की वॉल्यूम यानी स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3πr²। ये सारी चीजें आपको मालूम है, मैंने नया कुछ भी नहीं लिखा है। ये अगर मैं इस मास की जगह पे पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा ये g/r² एक साइड में, m मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 4/3πr³ इंटू डेंसिटी यानी रो। अब यहाँ पे ये r², इधर का r² कैंसल हो जाएगा, तो g इक्वल्स टू मिलेगा 4/3π ρg/r, है ना। जो 8 to 9 बैच अटेंड करते हैं उनको तो पहले ही मालूम है ये डेंसिटी कहां से आ गई, ये फॉर्मूला कैसे मतलब क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बाकी लोग जो है वो जो है अभी देखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला था उसको जो है फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। देखो क्या मॉडिफाई किया, सब लोग समझ लो, ये समझना ही पड़ेगा क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारे टाइम्स मास की रिप्लेसमेंट इसी से करनी है। आज के एसबीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मास का मतलब क्या है, सॉरी डेंसिटी, मास का मतलब क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को फॉर्मूला तो आपने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, स्फीयर का क्या होता है 4/3πr³, बस उसको पुट कर दिया। तो स्मॉल जी क्या बना 4/3πr³ इंटू रो, r² था कैंसिल होके ये फॉर्मूला मिला, और ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है क्लियर सबको? चलो कमेंट फास्ट एक बार कमेंट करो, क्लियर है? द कोर डिके,
ओके ठीक है, जिनको नहीं है क्लियर बेटा मुझे बाद में फिर से बोलो, मैसेज करो, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। हाँ तेजस इवनिंग में डिस्कस करेंगे बेटा, नो इश्यू इन दैट। ओके अर्पिता चलो, तो ये सरफेस के ऊपर हो गया। अभी सेम पार्ट जो है यही इक्वेशन मैं अर्थ के अंदर जाने के बाद अप्लाई करने वाला हूं। अभी हम डेप्थ पे जा रहे हैं, डेप्थ पे जा रहे हैं मतलब क्या हुआ, हम यहां से निकल के यहां पे आ गए। अब सरफेस से लेके ये डिस्टेंस मतलब डी हो गया, यानी हम अब कहां पे है, अर्थ के सरफेस पे नहीं है, हम यहाँ पे है। तो ये अंदर वाला जो स्फीयर अब बना है इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, पहले आर थी अब उसमें से डी कम हो गई। अब ये ध्यान से देखो क्या है कि पहले इसकी रेडियस आर थी यहां तक, उसमें से डी इतने डेप्थ पे हम नीचे आ गए, मतलब बचा कितना टोटल माइनस डी, यानी आर माइनस डी। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, तो उसको क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बस इस फॉर्मूले में क्या होगा, ये जो 4/3 पाई रो जी है ये सब कुछ सेम रहेगा, बस रेडियस बदल गई, इसलिए मैं आर को आर माइनस डी बोल दूंगा। तो ये सरफेस के लिए था, ये डेप्थ के लिए हो गया, कुछ भी चेंज नहीं। देखो इक्वेशन में जो पहले इक्वेशन था उसी इक्वेशन में मैंने बस क्या किया है, आर को रिप्लेस किया है आर माइनस डी से, ओनली आर इज रिप्लेस्ड बाय आर माइनस डी। हो गया क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। बस ये फॉर्मूला तो अपन 3 दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख के ये लाया था। ये सरफेस के लिए, थोड़ा अंदर जाएंगे तो रेडियस कम होती है इसलिए आर माइनस डी, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बाकी का पूरा पार्ट सेम है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। नाउ आई विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 2/1। मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, सेकंड इक्वेशन कौन है, जीडी इज इक्वल्स टू कौन है, 4/3 पाई रो जी इंटू आर माइनस डी, अपॉन में कौन है जी, इधर डिवाइड में कौन आएगा, 4/3 पाई रो जी इंटू आर। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सेकंड नंबर का इक्वेशन था उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन था, बस इनका डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 4/3 पाई पाई रो रो जी जी कैंसल, क्या बचा, जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू आर माइनस डी अपॉन आर। अगर इसको मैं सेपरेट करूंगा तो ये बनेगा आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। अब ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मुझे फाइनल स्टेप मिलेगी एंड दैट विल बी जी डी इज इक्वल्स टू रहेगा, ये जी उधर मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी अपॉन आर। बाकी सारे स्टेप भूल जाएंगे तो भी चलेगा, बट ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी डी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, जहां पे जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। डी का मतलब है डेप्थ, और डेप्थ हमेशा सरफेस से मेजर करेंगे, ध्यान रखो डेप्थ हमेशा सरफेस से मेजर करनी है। आर का मतलब जो कांस्टेंट है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो इनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएगा, ये सारे कांस्टेंट है एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको देखो 10 बार देखो और बोलो रिवाइज करो, ठीक है। Come on fast. GD is equals to G in bracket 1 minus D by R. GD equals to G in bracket 1 minus D by R. GD is equals to G in bracket 1 minus D by R. है क्लियर सबको फॉर्मूला? G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, D का मतलब डेप्थ, R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो डेप्थ से जो होने वाला वेरिएशन है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया। यानी कि मतलब मजेदार बात क्या है, देखो अगर हम अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर पे जाएंगे या फिर अर्थ के सरफेस से ऊपर स्पेस में जाएंगे, दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे स्टार मार्क करके यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए,
तो मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूं कि अगर मैं सरफेस से सेंटर तक चला गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ मुझे चाहिए, तो होगा क्या? देखो, सेंटर ऑफ अर्थ पे डेप्थ कितनी बनेगी? आर बनेगी। सेंटर पे मतलब हम यहाँ पे ओ, यहाँ पे चले गए सरफेस से, मतलब हम कितने डेप्थ पे आ गए? इक्वल टू आर, इतने डेप्थ पे आ गए, इसलिए मैंने डी इक्वल्स टू आर लिखा है। नाउ आई विल पुट दिस डी इक्वल्स टू आर इन दिस इक्वेशन। सो मुझे जी डी मिलेगा, जी डी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी का मतलब आर है, तो ये बना आर बाय आर। तो यहाँ पे आर आर कैंसल, फिर बचेगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा? 0 होगा। देखो 2 दिन पहले मैंने यही बात बोली थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बिकम 0। कैसे 0? देखो डी इक्वल्स टू आर पुट कर दिया, मतलब देखो सेंटर पे एक बार चले गए, हम जाएंगे तो नहीं, लेकिन सेंटर पे एक बार चले गए तो वहां पे हम डायरेक्ट उड़ सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, हम इधर उधर जैसे स्पेस में भागते हैं वैसे ही भाग सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि सेंटर के टवर्ड्स जाना इम्पॉसिबल है, इतना टेम्परेचर है, इतना भयानक, मतलब मेटल की लेयर है, हम उसको कट करके सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। उससे अच्छा है हवा में चले जाएंगे, लॉन्चिंग व्हीकल्स में बैठेंगे, सैटेलाइट में बैठेंगे, आईएसएस में जाएंगे और वहां पे जाके सुकून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बिना जो लाइफ होता है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ के सेंटर पे 0 है। एकदम शॉकिंग है, मतलब ऐसे लगता था लोगों को ये सारे इक्वेशंस डिराइव होने से पहले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ तो इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि सेंटर पे अगर कुछ ऑब्जेक्ट चला गया उसको छोड़ेगा ही नहीं। उसी से रिलेटेड मेरा कल का परसों का क्वेश्चन था। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर्स, बट अभी भी जो एक्सपेक्टेड आंसर है मैं उनके लिए वेट कर रहा था, तो अभी मैंने इक्वेशंस के फॉर्म में प्रूव कर दिया है। आज फिर सोचो उसके ऊपर कि अर्थ को अगर अपन ड्रिल करेंगे अलोंग डायमीटर और उस ड्रिल में से कोई ऑब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? सेंटर पे जाएगा या सरफेस पे जाएगा या क्या करेगा? क्योंकि सरफेस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, सेंटर पे जो 0 है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर बार फिर सरफेस का हो या सेंटर का हो या फिर स्पेस का हो, ये खींचता कहां पे? अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स। अब दोनों पॉइंट के ऊपर थिंक करके मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। मैक्सिमम है सरफेस के ऊपर, लेकिन वो सरफेस की तरफ नहीं खींचेगा, वो खींचेगा टुवर्ड द सेंटर। लेकिन सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 0 है, जो खींचेगा ही नहीं, तो फिर ये क्या जादू हो गई? यानी कि ग्रेविटी जो है समझने के लिए एकदम सिंपल है अगर ये कंसेप्चुअल पार्ट से पढ़ेंगे तो। लेकिन ये ग्रेविटी को अगर थोड़ा नजरिया चेंज करके देखने का ट्राई करेंगे, आइंस्टाइन की कुछ थ्योरीज है, मैं टॉपिक शुरू है तब तक नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा तब मैं टाइम स्पेस रिलेटिविटी, फिफ्थ डायमेंशन क्या है, एंड ग्रेविटी टाइम का डाइल्यूशन कैसे करता है, एंड ग्रेविटी एंड टाइम एक दूसरे के डायल्यूशन के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, इस रिलेटेड आइंस्टाइन के दिमाग में क्या था, उसने क्या क्या थ्योरी बोली, रशियन यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा पीएचडी उसी कंसेप्ट के ऊपर होके गई है, उनके कंक्लूजन क्या थे, क्या रीजन था कि लोगों ने 12-12 साल पीएचडी करके अपना वर्क छोड़ दिया है, आज की डेट में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। ये सारी बातें मैं आपको लेक्चर में ही बोलने वाला हूं, लेकिन जब तक हमारा टॉपिक खत्म नहीं होता है तब तक नहीं बोलूंगा, क्योंकि टॉपिक पढ़ने तक हमें यही देखना है कि एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इतनी ही इक्वेशन है, एंड है वो प्रैक्टिकली सिंपल, जब तक वो आइंस्टाइन की थ्योरी बीच में नहीं घुसती है तब तक। ठीक है, तो आज हमने वेरिएशन ड्यू इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट का भी देखा था, अभी डेप्थ का भी देख लिया। डेप्थ के लिए मुझे फॉर्मूला मिल गया, जी डी इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर, और जिसके ऊपर से मैंने कंक्लूड कर दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर पे डायरेक्ट 0 बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो फाइनल है, इसमें कोई बात नहीं है, ये तो इक्वेशन से प्रूव हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हैंड रिटन नोट्स भेजने में ये हेल्प करेगा आपको। अब देखो क्या होता है, क्या होगा, फॉर्मूला आ गया, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में दूसरे काम धंधे नहीं होते हमें। आपको बोला गया है कि जीडी कितना होगा, अगर डेप्थ दी है r/4,
कितने डेप्थ पे जा रहे हैं अपन, r/4, तो जीडी कितना होगा। चलो सब लोग अब यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक ही है कि जीडी इज इक्वल्स टू है जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। मैं यहाँ पे d को r/4 पुट करूंगा तो ये जीडी बनेगा g इन ब्रैकेट 1 माइनस डी मतलब r/4 इंटू 1/r, तो r कैंसिल हो गया, यानी कि जीडी बनेगा g इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/4। अब 1 माइनस 1/4 आता है सबको, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 1, तो ये बनेगा 3/4 टाइम्स ऑफ g, यानी इतने डेप्थ पे, कितने डेप्थ पे, r/4 पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 3/4 टाइम्स ऑफ g होगा। मतलब 3/4 इंटू 9.8 को 10 लेंगे, यानी कि 30/4, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना हो जाएगा। यानी जैसे डेप्थ पे जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमी हो जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप देखो इस इक्वेशन को। अभी ये है सिंपल, इसलिए मैं कोई शॉर्टकट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पहले से सिंपल क्वेश्चन एकदम। और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, देखो बेटा, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल लेक्चर ज्वाइन करने के लिए बोलो। और क्या है कि जो बातें अभी हो रही है वो फिर से रिपीट होने के चांसेस कम है, ठीक है ना, इतना डिटेल में। तो जितना जल्दी वो ज्वाइन करेंगे उनकी भी हेल्प होगी। एंड जो लोग 8 to 9 की बैच अटेंड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन, एज अर्ली एज पॉसिबल डू योर रजिस्ट्रेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है आपको लेक्चर को छोड़ के बाकी जो चीजें है जिसमें एक्चुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन होता है वो आपको नहीं मिलेगी, और उससे आपका बहुत लॉस होने वाला है। क्योंकि क्या है, देखो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तब देखेंगे, है ना। अब यूट्यूब पे हो रहा है, एक लेक्चर मेरा देखना है, दूसरा लेक्चर किसी और का देखना, और यूट्यूब पे तो आप पीएचडी कर लेंगे, नो डाउट इन दैट। लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर देख के कुछ नहीं होता है। ये जो लोग 8 to 9 की बैच अटेंड करते हैं उनको समझ में आ गया है। आपकी जो भी क्यूरीज होती है डेसिमल शिफ्टिंग की, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ट्रिग्नोमेट्री की, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते टाइम सिंप्लीफिकेशन में जो प्रॉब्लम होता है वो सारा पार्ट जो है वो यहाँ पे 1 by 1 हम क्लियर करके देते हैं। एंड जो कंसेप्ट हमने क्लास में आज पढ़ी थी उसको अप्लाई करके तुरंत 2 घंटे बाद ऐप के ऊपर एसबीटी आती है, स्कोर बूस्टिंग टेस्ट। जो टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 मिनट होंगे, और वो टेस्ट आप कल मॉर्निंग तक कभी भी 40 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। और उसको सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आता है कि लेक्चर तर भारी वाटलं होतं, कॉन्सेप्ट कळाली होती, बट उसको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। फ्रॉम डे 1 आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि अदर सब्जेक्ट से हमारा जो फिजिक्स है उसका दर्जा, मतलब ऐसा क्यों है, लोग डरते क्यों है फिजिक्स से। डरने की बात है ही नहीं, लेकिन इसको पढ़ने की एक स्पेशल मेथड है। ये तीनों मेथड से अगर आप आएंगे तभी आपका आउटपुट आने वाला है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन एंड आस्क टू ऑल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। और बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा सेम टॉपिक का, अब और इंटरेस्टिंग बातें कल आने वाली है जिसमें मैं वेरिएशन ड्यू टू शेप बोलने वाला हूं। अर्थ जो अंडे की तरह है, ओवल शेप की तरह है, उससे क्या चेंज आता है वो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी टाइम खत्म हो गया, सो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जिनकी अटेंडेंस बाकी थी अटेंडेंस लगाओ। थैंक यू।